स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सेफ हार्बर प्रावधान के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर द्वारा सृजित कंटेंट के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है जब तक कि वे चिन्हित आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने या संबोधित करने के लिए कार्य करते हैं। दूसरा कथन, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुसार 5 मिलियन से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सेफ हार्बर प्रावधान जो सभी अधिकार क्षेत्रों में लागू होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर द्वारा सृजित कंटेंट के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है, बशर्ते वे चिन्हित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने या संबोधित करने के लिए कदम उठाएं। अतः कथन एक सही है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 के अंतर्गत सेफ हार्बर प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थों को तीसरे पक्ष की ओर से उनके द्वारा प्रदान या होस्ट की गई किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुसार 5 मिलियन से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता एक सुपरिभाषित अक्षु या आंख होती है, जबकि शीतोष्ण चक्रवातों में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। दूसरा कथन है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव एक समशीतोष्ण चक्रवात की तुलना में तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र पर होता है। तीसरा कथन है, समशीतोष्ण चक्रवात केवल 26-27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले समुद्रों पर बनते हैं और स्थल पर पहुंचने पर समाप्त हो जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी केवल 1, या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता एक सुपरिभाषित अक्षु या आंख होती है, जबकि शीतोष्ण चक्रवातों में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। अतः कथन एक सही है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव एक समशीतोष्ण चक्रवात की तुलना में तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र पर होता है। अतः कथन 2 भी सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल 26-27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले समुद्रों पर बनते हैं और स्थल पर पहुंचने पर समाप्त हो जाते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। दूसरा कथन है, भारत वर्ष 1992 में आसियान का रणनीतिक साझेदार बन गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। अतः कथन एक सही है। भारत वर्ष 2012 में नई दिल्ली में 20 वर्षीय स्मारक शिखर सम्मेलन में आसियान का रणनीतिक साझेदार बन गया। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत वर्ष 1992 में आसियान का क्षेत्रीय संवाद साझेदार बन गया। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वज्र करूर, किम्बरलाइट पाइप और कृष्णा नदी बेसिन प्रायः निम्नलिखित में से किसके संबंध में समाचारों में रहते हैं? विकल्प ए तेल अन्वेषण, विकल्प बी कोयला भंडार, विकल्प सी हीरा खनन, या विकल्प डी प्राकृतिक गैस भंडार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वज्र करूर, किम्बरलाइट पाइप और कृष्णा नदी बेसिन भारत में हीरे के खनन से जुड़े होने के कारण प्रसिद्ध हैं। पॉलिशिंग और कटिंग उद्योग सूरत, नवसारी, अहमदाबाद तथा पालमपुर में केंद्रित है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है और पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। पृथ्वी के मेंटल में निर्मित और ज्वालामुखीय गतिविधि के माध्यम से सतह पर लाया गया यह पदार्थ डाइक एवं सिल्स जैसे ज्वालामुखीय भू आकृतियों में पाया जाता है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत हैं। दूसरा कथन है, इन्हें उर्जित पटेल समिति 2013 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तीसरा कथन है, ये कुछ कार्य SARFAESI अधिनियम 2002 के अनुसार करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी,
परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था है जो बैंक के ऋणों को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर खरीदती है तथा ऋणों या संबंधित प्रतिभूतियों की वसूली स्वयं करने का प्रयास करती है। एआरसी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है और इसे सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत आरबीआई के साथ भी पंजीकृत होना चाहिए, अतः कथन 1 सही है। एआरसी की अवधारणा नरसिम्हन समिति 2 1998 द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत एआरसी की स्थापना की गई है, अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्तमान में आरबीआई के साथ 27 एआरसीज पंजीकृत हैं, जिनमें NARCL, एडलवेइस एआरसी और आरसिल जैसी उल्लेखनीय कंपनियां शामिल हैं। वे सरफेसी अधिनियम 2002 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम MMEOOP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य व्यवहार्यता मूल्य समर्थन सहित ऑयल पाम क्षेत्र विकास के लिए मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करके ऑयल पाम की कृषि का विस्तार करना और कच्चे पाम ऑयल यानी CPO के उत्पादन को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है, भारत विश्व स्तर पर खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और इसका सबसे बड़ा आयातक है। तीसरा कथन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मिजोरम भारत में ऑयल पाम के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम MMEOOP। इसे भारत सरकार द्वारा अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य व्यवहार्यता मूल्य समर्थन सहित ऑयल पाम क्षेत्र के विकास के लिए मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करके ऑयल पाम की खेती का विस्तार करना और कच्चे पाम ऑयल यानी क्रूड पाम ऑयल CPO के उत्पादन को बढ़ावा देना है, अतः कथन 1 सही है। भारत विश्व स्तर पर खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसका सबसे बड़ा आयातक है, अतः कथन 2 सही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मिजोरम भारत में ऑयल पाम के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, अतः कथन 3 सही है। भारत ने वर्ष 2022-23 में 16.5 मिलियन मीट्रिक टन खाद्य तेल का आयात किया। इंडोनेशिया और मलेशिया प्रमुख वैश्विक पाम ऑयल उत्पादक देश हैं। इनके बाद थाईलैंड, कोलंबिया और नाइजीरिया का स्थान आता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राथमिक घाटा सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है। दूसरा कथन है, राजकोषीय घाटे में कमी आमतौर पर सरकारी खर्च में वृद्धि से जुड़ी होती है। तीसरा कथन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम 2003 में वर्ष 2024-25 तक सामान्य संयुक्त सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 40% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राथमिक घाटा सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है, अतः कथन 1 सही है। राजकोषीय घाटे में कमी आमतौर पर सरकारी खर्च में कमी या राजस्व में वृद्धि से जुड़ी होती है, न कि सरकारी खर्च में वृद्धि से, अतः कथन 2 सही नहीं है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम 2003 में वर्ष 2024-25 तक सामान्य संयुक्त सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में एक ठंडा रेगिस्तान है जो महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला के बीच में है। दूसरा कथन है, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वतमाला पर स्थित है। तीसरा कथन है, कश्मीर हिमाचल करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग एक ठंडा रेगिस्तान है जो ग्रेटर हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला के बीच स्थित है, अतः कथन 1 सही नहीं है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वतमाला पर स्थित है, अतः कथन 2 सही है। कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है जो केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती हेतु उपयोगी है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वर्ष 2019 में भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर गठित एक कार्यकारी निकाय है।
दूसरा कथन है, यह चिकित्सा शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां निर्मित करता है तथा आवश्यक नियम बनाता है। तीसरा कथन है, यह स्वायत्त बोर्डों के निर्णयों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाता है। इसने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह चिकित्सा शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां निर्धारित करता है तथा इस संबंध में आवश्यक नियम बनाता है, अतः कथन 2 सही है। यह स्वायत्त बोर्डों के निर्णयों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2024 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम यानी ईपीआई शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूआईपी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे मृत्यु दर एवं रुग्णता में कमी आती है। तीसरा कथन है, मिशन इंद्रधनुष को पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने हेतु वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम यानी ईपीआई के रूप में शुरू किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 1985 में कार्यक्रम के नाम में परिवर्तन कर इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूआईपी कर दिया गया। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों से सुरक्षा हेतु टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे मृत्यु दर एवं रुग्णता कम होती है, अतः कथन 2 सही है। मिशन इंद्रधनुष को वर्ष 2015 में पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंतर्निहित मुद्रास्फीति से तात्पर्य उस मुद्रास्फीति से है जो मौद्रिक नीति में परिवर्तन जैसे ब्याज दर समायोजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। दूसरा कथन है, मुद्रास्फीति जनित मंदी एक आर्थिक मंदी है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी होती है। तीसरा कथन है, उच्च मुद्रास्फीति के कारण आमतौर पर ब्याज दरें कम हो जाती हैं क्योंकि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1, विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, अंतर्निहित मुद्रास्फीति, जिसे मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है, भविष्य की मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं से प्रेरित होती है और यह व्यवसायों द्वारा मजदूरी तथा कीमतों के समायोजन से संबंधित होती है, न कि सीधे मौद्रिक नीति में बदलाव से, अतः कथन 1 सही नहीं है। मुद्रास्फीति जनित मंदी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी होती है, अतः कथन 2 सही है। उच्च मुद्रास्फीति अक्सर उच्च ब्याज दरों की ओर ले जाती है क्योंकि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए दरें बढ़ाते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में कंपनी अधिनियम 2013 CSR व्यय को अनिवार्य बनाता है, जिससे यह परिभाषित ढांचे के साथ ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। दूसरा कथन है, CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ या उससे अधिक है या जिनका निवल लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। तीसरा कथन है, अधिनियम के अनुसार कंपनियों को विगत 3 वर्षों में अपने औसत निवल लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 या विकल्प डी 1, 2 और 3। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।